हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं डॉक्टर नवीन कुमार यादव और आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं टॉपिक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। और हम कंप्लीट हिंदी में और इंग्लिश में हम आपको बताने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो यूज़फुल होने वाले उन स्टूडेंट के लिए जो अभी एमबीबीएस फॉरेन में आप किसी भी कंट्री में आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप 3rd ईयर 4th ईयर 5th ईयर के अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं और अगर आप ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी अगर आप ठीक से यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है डॉकवर्सिटी ने। और ये डॉकवर्सिटी क्या है, तो ये है फॉरेन मेडिकल। अगर आप फॉरेन में अगर आप मेडिकल पढ़ने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप डॉकवर्सिटी के थ्रू आप किसी भी कंट्री में एडमिशन करवा सकते हैं और आप वो आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करेंगे ईच बाय ईच स्टेप। ठीक है, तो चलिए अब फर्दर हम कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और सबसे पहले जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब हम पढ़ते हैं ना तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको सबसे पहले जो जानना होगा वो क्या है, वो है एचपीओ एक्सिस। अब ये एचपीओ एक्सिस क्या है, तो ये है हाइपोथैलेमिक प्यूटेटरी ओवेरियन एक्सिस। ठीक है, और इस इंटायर लेक्चर में हम एचपीओ एक्सिस जब हम बोलेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है हाइपोथैलेमिक प्यूटेटरी ओवेरियन एक्सिस। और इसका एक और टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है फीमेल रिप्रोडक्शन का जो हेल्प करता है, जो रेगुलेट करता है हार्मोन प्रोडक्शन में। ठीक है, सो इट इज अ सिस्टम regulates the production of hormones that control female reproduction। ठीक है, यहां तक आप लोग क्लियर हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। हम बहुत बेसिक से जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए और बिल्कुल भी घबराइए मत। अगर आप इससे पहले कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो भी ये लेक्चर जब आप कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट तक जब आप देख लेंगे तो आप ऑलमोस्ट आपको पता चल जाएगा क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल और कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ठीक है, तो ये जो आप इमेज अभी देख रहे हैं ये इमेज है किस चीज़ का, ये यूट्रस का इमेज है। ठीक है, और ये यूट्रस में बहुत ज़्यादा लेयर्स होता है। ठीक है, जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर हैं वो क्या है, नंबर 1 दैट इज पेरीमेट्रियम आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस। ठीक है, ये मिडिल लेयर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और ये जो इनर लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं दोनों साइड ये क्या है, ओवेरी। और ये हो गई आपकी फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका सर्विक्स और ये हो गई आपकी वेजाइना। ठीक है, तो ये है बेसिक एनाटॉमी जो आपको यूट्रस के बेसिक एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए। अब इंडोमेट्रियम में क्या है, इंडोमेट्रियम का जो लेयर्स है ना वहां पे 3 लेयर्स होता है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स होता है। नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट लेयर। दूसरा है वो है ग्लैंडुलर लेयर। और तीसरा जो है वो है बेसल लेयर। ठीक है, तो ये तीनों हमको जानने की क्यों जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ना क्या होता है कि कॉम्पैक्ट लेयर और ग्लैंडुलर लेयर जो है ये इफेक्ट होता है। ठीक है, बेसल लेयर पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और कॉम्पैक्ट लेयर और ग्लैंडुलर लेयर को हम टुगेदर हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल लेयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा और डिटेल जान लेते हैं।
अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मास्टर रेगुलेटर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो कौन सा ऑर्गन है हमारे बॉडी का, तो वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस हायर सेंटर है, हाइपोथैलेमस इज अ हायर सेंटर, ठीक है, दैट which plays role in menstrual cycle, which plays role in menstrual cycle, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर रेगुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर रेगुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टू लास्ट अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए, ठीक है। अब अगर हम लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या होता है हाइपोथैलेमस का, हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है, ये आपको पता है, ठीक है। पर ये कहां पर होता है, बिलो द थैलेमस एंड above द प्यूटिटरी ग्लैंड, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि आप ये इमेज में आप देख सकते हैं, आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये जो हमारा एरिया है ना, ये क्या है, प्यूटिटरी है, ठीक है। और ये जो हमारा एरिया है, ये क्या है, ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए, अब अगर हम वेट की बात करें, अब अगर हम हाइपोथैलेमस की वेट की बात करें तो कितना वेट होगा हाइपोथैलेमस का, तो हाइपोथैलेमस का वेट जो है वो है अप्रॉक्स 4 ग्राम, ठीक है। और हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस का जो मेन फंक्शन, हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, पर यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हो गया नंबर 1 वेट कंट्रोल, ठीक है। दूसरा हो गया टेम्परेचर कंट्रोल, तीसरा हो गया रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी और सेक्सुअल एक्टिविटी। उसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम और ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। इतनी फंक्शंस कंट्रोल करती हैं कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस को भी, चलिए, हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शन है जो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं, बट हाइपोथैलेमस को भी एक कंट्रोल करता है। कौन है जो हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता है, तो वो है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। जितने भी इमोशंस वगैरह होता है ना, वो सारा कौन कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। मूड कौन कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को कौन कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोग। चलिए, अब देखिए, ये है ब्रेन, ठीक है, ये है ब्रेन। और ब्रेन में ये जो आप रेक्टेंगुलर आप ये जो मार्किंग देख रहे हैं, यहाँ पर है हाइपोथैलेमस और प्यूटिटरी, ठीक है। अब ये हाइपोथैलेमस और प्यूटिटरी को हम क्या किए, हम बाहर निकाले। और जब हम बाहर निकाले ना, तो ये स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये क्या है, थैलेमस है। और नीचे वाला ये क्या है, ये प्यूटिटरी है, ठीक है। ये टेस्टिस जैसा दिखता है, पर ये टेस्टिस नहीं है। तो प्लीज गाइस डोंट बी कंफ्यूज, ओके, कि ब्रेन में टेस्टिस कहां से आ गया, इट इज अ प्यूटिटरी, ठीक है। चलिए, अब हम क्या देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस में 2 न्यूक्लियस होता है, ठीक है। There are 2 nucleus in hypothalamus which plays important role in menstrual cycle.
एक तो होता है आर्क्वेट न्यूक्लियस, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, दिस वन इज द आर्क्वेट न्यूक्लियस, और ये क्या है, ये है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। अगर आपको ये दोनों न्यूक्लियस में से कोई एक न्यूक्लियस अगर आपको याद रखना हो और आपको समझना हो, तो आप प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस को चाहे तो आप भूल भी सकते हैं, बट आर्क्वेट न्यूक्लियस को आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते, बिकॉज आर्क्वेट न्यूक्लियस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या करती है, आर्क्वेट न्यूक्लियस को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हम आर्क्वेट न्यूक्लियस को यहां बाहर ले आए। ठीक है, बाहर ले आए। अब न्यूक्लियस क्या होता है, इन न्यूक्लियस वी हैव डिफरेंट सेल बॉडीज, वी हैव मेनी सेल बॉडीज, राइट। अब क्या होता है, ये न्यूक्लियस में जो आप ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये क्या है, सेल बॉडी है, आर्क्वेट न्यूक्लियस का सेल बॉडी है ये। ठीक है, अब आर्क्वेट न्यूक्लियस जो है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, जिस हार्मोन का नाम है GnRH। ठीक है, इसका नाम क्या है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और समटाइम वी कॉल्ड इट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, तो नाउ गाइस, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस ब्रेन में होता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस से कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस होता है, एक होता है एक होता है आर्क्वेट न्यूक्लियस और एक होता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। ठीक है, और आर्क्वेट न्यूक्लियस से एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अब क्या हुआ, ये GnRH, अब इस इमेज में देखिए, ये जो इमेज है ना, इसमें देखिए, यहां ये है हमारा हाइपोथैलेमस और यहां है GnRH। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस सीक्रेट्स GnRH थ्रू आर्क्वेट न्यूक्लियस। ओके, क्या होता है, हाइपोथैलेमस GnRH सीक्रेट करती है, बट कहां से, तो आर्क्वेट न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस है और ये है एंटीरियर प्यूटिटरी। अब क्या होता है, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर प्यूटिटरी में एक वैस्कुलर कनेक्शन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वैस्कुलर कनेक्शन होता है, यह है वैस्कुलर कनेक्शन फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर प्यूटिटरी। गाइस, फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर प्यूटिटरी, प्लीज मार्क माय वर्ड। ओके, हाइपोथैलेमस से प्यूटिटरी में क्या होता है, एक वैस्कुलर कनेक्शन होता है, और इस वैस्कुलर कनेक्शन के थ्रू क्या होता है, GnRH जो है ना, वो GnRH आता है कहां पे, एंटीरियर प्यूटिटरी में, और एंटीरियर प्यूटिटरी में आकर GnRH क्या करती है, तो एंटीरियर प्यूटिटरी में आकर GnRH एंटीरियर प्यूटिटरी में जो सेल होता है ना, उस सेल को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और जब GnRH एंटीरियर प्यूटिटरी पे आकर एक्ट करेगा और एंटीरियर प्यूटिटरी के सेल को जब ये स्टिमुलेट करेगा, तो एंटीरियर प्यूटिटरी विल रिलीज 2 गोनाडोट्रोपिन, दैट इज FSH एंड LH। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि FSH और LH कैसे आता है। तो चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो ये हाइपोथैलेमस में होता है आर्क्वेट न्यूक्लियस और प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस। आर्क्वेट न्यूक्लियस से क्या होता है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होती है, और GnRH एक्ट करती है कहाँ पे, एंटीरियर प्यूटिटरी में, और GnRH हाइपोथैलेमस से एंटीरियर प्यूटिटरी में किसके थ्रू आता है, तो स्पेशल कनेक्शन जो होता है, जो ब्लड वेसल्स होता है, उस ब्लड वेसल्स के थ्रू आती है। ठीक है, और एंटीरियर प्यूटिटरी पे आकर GnRH क्या करती है, एक्ट करती है, और एंटीरियर प्यूटिटरी की सेल को क्या करती है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इतना होने के बाद एंटीरियर प्यूटिटरी क्या करती है, 2 हार्मोन रिलीज करती है वहां से, दैट इज नंबर 1 इज FSH एंड नंबर 2 इज LH। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब आप इसमें भी चाहे तो देख सकते हैं, हम यहां पर लिखे इन आर्क्वेट न्यूक्लियस देयर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन व्हिच आर रिलीजिंग स्पेशल केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ हार्मोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि नंबर 1 GnRH जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, उसके बाद हम FSH के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एस्ट्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम इनहिबिन B के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम LH के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रोजेस्टेरोन के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम इनहिबिन A के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हार्मोन्स हैं जो क्या करती हैं,
मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, चलिए अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सब कंफ्यूज हो जाता है कि इस्ट्रोजन जो है, ये इस्ट्रोजन LH को कौन सा फीडबैक देता है और FS को कौन सा फीडबैक देता है। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, पर इस पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। चलिए हम 1 मिनट में हम ये क्लियर कर लेते हैं। इस्ट्रोजन क्या करती है ना, इस्ट्रोजन कभी भी FSH को पॉजिटिव फीडबैक नहीं देती है। सो इस्ट्रोजन ऑलवेज गिव निगेटिव फीडबैक टू FSH। क्लियर गाइस, इस्ट्रोजन ऑलवेज गिव निगेटिव फीडबैक टू FSH। ठीक है, और इस्ट्रोजन LH को भी निगेटिव फीडबैक, LH को भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं देती है। ठीक है, बट एक कंडीशन है जहां पर इस्ट्रोजन क्या करते हैं, LH को पॉजिटिव फीडबैक देता है। ठीक है, तो इस्ट्रोजन यूजुअली, प्लीज मार्क माय वर्ड, इस्ट्रोजन यूजुअली गिव निगेटिव फीडबैक टू LH, यूजुअली, ओके, बट इस्ट्रोजन ऑल्सो गिव पॉजिटिव फीडबैक टू LH, बट व्हेन, जब इस्ट्रोजन का लेवल मोर देन 200 पिकोग्राम विद इन 48 आवर्स अगर हो जाए तो फिर क्या होगा, इस्ट्रोजन जो है वो LH को कौन सा फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, और फिर जाकर LH सर्ज होगा। ठीक है, और LH सर्ज क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये क्लियर हो गए कि इस्ट्रोजन ऑलवेज गिव नेगेटिव फीडबैक टू FSH, इस्ट्रोजन usually give negative feedback to LH, but when estrogen level is more than 200 picogram within 48 hours, then estrogen starts giving positive feedback to LH, and after that what will happen, LH surge will happen। ठीक है, यहां तक आप क्लियर हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन, जब प्रोजेस्टेरोन हाई कंसंट्रेशन में होंगे ना, तो प्रोजेस्टेरोन भी क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा, किसको, FSH और LH दोनों को। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन ऑलवेज गिव निगेटिव फीडबैक टू FSH एंड LH, एंड प्रोलैक्टिन ऑल्सो हैज निगेटिव फीडबैक टू GnRH। और जब प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज होगा ना, तो क्या होगा, हमारा FSH और LH जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप मुझे इस स्लाइड में बताइए नाउ, अगर अभी आप मुझे इस स्लाइड में बताइए कि इस्ट्रोजन या कोई भी हार्मोन FSH और LH को पॉजिटिव फीडबैक देता है? नहीं, इस्ट्रोजन देती है एक बार, कब, जब इस्ट्रोजन का लेवल 200 पिकोग्राम से ज्यादा हो जाए, तो बस क्या होता है, एक बार पॉजिटिव फीडबैक देता है। ठीक है, बाकी सभी जगह पे इस्ट्रोजन निगेटिव फीडबैक देता है, FSH को भी, LH को भी। प्रोजेस्टेरोन भी निगेटिव फीडबैक देता है, FSH को भी और LH को भी। टेस्टोस्टेरोन हमेशा निगेटिव फीडबैक देता है, FSH को भी और LH को भी। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग। चलिए अब हम थोड़ा और सिंपल कर देते हैं आप लोगों के लिए। इस्ट्रोजन जो है ना, इस्ट्रोजन बहुत ज्यादा, इस्ट्रोजन का जो फंक्शन है वो बहुत ज्यादा है, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में इस्ट्रोजन का जो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इस्ट्रोजन क्या करते हैं, निगेटिव फीडबैक देती है, किसको, FSH को, दैट वी ऑलरेडी स्टडीड। इस्ट्रोजन क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक देती है LH को, बट कब, व्हेन इस्ट्रोजन लेवल इज मोर देन 200 पिकोग्राम। ठीक है, और इस्ट्रोजन एक और काम करती है, वो क्या करते हैं, यूट्रेराइन प्रोलिफरेशन करती है। ठीक है, यानी कि यूट्रस को रेडी करती है। ठीक है, ऐसे ही प्रोजेस्टेरोन का भी कुछ फंक्शन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्ड्स में। प्रोजेस्टेरोन क्या करती है, निगेटिव फीडबैक देती है LH को। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, इंडोमेट्रियम को ये प्रिपेयर करती है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, निगेटिव फीडबैक देती है LH को, और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, किसको, इंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है। ठीक है, क्यों प्रिपेयर करता है, ताकि इस बार ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन होकर फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होकर बेबी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस यूटरस में आएंगे। ठीक है, ये सोचकर इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों यूटरस को रेडी करने में लग जाता है। ठीक है, और यूटेराइन प्रोलिफरेशन मतलब यूटरस को रेडी करना, और इंडोमेट्रियम को प्रिपरेशन कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन करते हैं। ठीक है, चलिए नाउ गाइस टेल मी वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का एवरेज लेंथ जो है वो कितना होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एवरेज लेंथ जो है वो है 28 डेज।
ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। और नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है फिर? अगर 21 टू 35 डेज का साइकिल अगर किसी भी फीमेल को है तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हम कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर किसी भी फीमेल को, अगर कोई फीमेल आपके क्लिनिक में आती हैं और वो आपको बोलती हैं डॉक्टर आई एम हैविंग 21 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और 22 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, आई एम गेटिंग मेंस्ट्रुएशन विद इन 21 डेज और 22 डेज और 23 डेज, तो आपको क्या कंसीडर करना है कि ये नॉर्मल है। बट अगर कोई पेशेंट आकर आपको बोली कि डॉक्टर मुझे 20 डेज में मेंस्ट्रुएशन आ जाती है, यानी कि 20 डेज का साइकिल है बस, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा कि ये एबनॉर्मल है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई फीमेल आकर आपको बोलती है डॉक्टर आई एम हैविंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 34 डेज और 32 डेज और 35 डेज, तो आपको कंसीडर करना है कि ये नॉर्मल है। ठीक है, बट कोई भी पेशेंट अगर आपको बोले कि डॉक्टर आई एम हैविंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 36 डेज और 37 डेज और 38 डेज, तो आपको कंसीडर करना है कि ये कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, ये आप लोग क्लियर हो गए। चलिए अब ये देख लीजिए थोड़ा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना कुछ फेजेस होते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेन इंपोर्टेंट, देयर आर 4 इंपोर्टेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट वी विल डिस्कस हियर ऑफ 5 फेजेस। ओके, अब नंबर 1 वी हैव 1 निमोनिक्स, एक निमोनिक्स है जो है एम्पीमेओला। ठीक है, एक्चुअली इट इज नॉट ए, इट इज इस्कीमिक फेज। ओके, MP is M understand for menstruation, it means menstrual phase. P understand for proliferative phase, and O understand for ovulatory phase, and L understand for luteinizing phase. And I understand for ischemic phase, actually इस्केमिक फेज। और प्रोलिफरेटिव फेज का एक और नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? फोलिकुलर फेज भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, फोलिकुलर फेज भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना फेज हो गया? 4 फेज हो गया, जो मस्ट इंपोर्टेंट है, बट यहाँ पर हम 5 फेजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए इस इमेज में, यहाँ पे क्या है? डे 1 टू डे 5 तक का, ठीक है, डे 1 टू डे 5 तक का जो पीरियड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे या मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलेंगे। ठीक है, डे 6 से लेकर, ठीक है, डे 6 से लेकर डे 14 तक को हम क्या बोलेंगे? डे 6 टू डे 14 तक को हम बोलेंगे फोलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, और डे 15 से लेकर डे 19 तक को हम क्या बोलेंगे? ओव्यूलेटरी फेज। और डे 20 से लेकर डे 28 तक को हम क्या बोलेंगे? दैट इज ल्यूटिनाइजिंग फेज। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग फेज। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर हो गया। अब मुझे एक और चीज बताइए, आप लोग, आप सब को पता होगा, आई गेस, आई होप यू गाइज नो दैट ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन होता है, अभी हमने यहां पर जाना कि ओव्यूलेटरी फेज इज डे 15 टू डे 19, राइट? बट व्हेन ओव्यूलेशन ऑकर्स? ओव्यूलेशन ऑकर्स ऑन द 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल पीरियड का 14 डेज है तो उस टाइम पर जाकर क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है ओवेरी का। ठीक है, ये इमेज किस चीज का है? ओवेरी का है। ओके गाइस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ ओवेरी? नॉर्मल साइज ऑफ ओवेरी, ओवेरी का नॉर्मल साइज क्या होता है? और ये आपको काम आएगा किस टाइम पे? जब हम पीसीओडी पढ़ेंगे वहां पर काम आएगा। ठीक है, और वैसे भी आपको एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ ओवेरी। ओके, सो the normal length of female ovary is 3.5 centimeter and the width is 2 centimeter and the thickness of normal ovary is 1 centimeter. ठीक है, ठीक है, चलो अब देखिए ओवेरी में क्या होता है कि ओवेरी में बहुत सारा फोलिकल्स होता है। ठीक है, हियर
we have different types of follicle. The initial stage of follicle is called primordial follicle. जो स्टार्टिंग follicles होता है ना, जो छोटा छोटा follicles होता है, जो menstrual phase में जब स्टार्ट होता है बनना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? primordial follicle बोलते हैं. और primordial follicle से कन्वर्ट होता है प्राइमरी फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल से कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल से कन्वर्ट होता है एंट्रल फॉलिकल में, और एंट्रल फॉलिकल से कन्वर्ट होता है ग्राफिन फॉलिकल में और मैच्योर्ड फॉलिकल में. ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल और मैच्योर्ड फॉलिकल. ठीक है, तो हाउ मेनी फेजेस आर हियर, हाउ मेनी फेजेस, कितने फेजेस है यहाँ फॉलिकल्स का? तो एक है प्रीमोडियल फॉलिकल, दूसरा हो गया प्राइमरी फॉलिकल, फिर हो गई सेकेंडरी फॉलिकल, फिर हो गया एंट्रल फॉलिकल, और फिर हो गया ग्राफिन फॉलिकल. ठीक है, चलिए. और आपको एक चीज पता है, जब कोई भी फीमेल वो अपनी माँ के यूटरस में ही होती है, ठीक है, उसी टाइम से फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाता है फीमेल बॉडी में. ठीक है, यानी कि कोई भी फीमेल अगर इंट्रा यूटेराइन लाइफ में है, यानी कि वो अपने माँ के यूटरस में है, तो ही उनके बॉडी में क्या हो जाता है, उनके ओवरी में क्या हो जाता है, फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में कितने फॉलिकल्स होते हैं वो फीटस के बॉडी में, कितने फॉलिकल्स होते हैं? तो नंबर इज 6 to 7 मिलियन, 6 to 7 मिलियन. ठीक है, बट व्हेन दैट फीटस विल गेट बर्थ, जब वो बच्ची पैदा हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो फॉलिकल्स का काउंट जो है, फॉलिकल्स का नंबर जो है वो कम होकर कितना हो जाता है, 1 to 2 मिलियन हो जाता है. ठीक है, और जब वो बेबी जो है वो प्यूबर्टी एज में आती है, तो उस कंडीशन में फॉलिकल्स का जो काउंट है वो 3 to 5 लाख हो जाता है. देखिए कितने ड्रेस्टिक चेंज हो रहा है ना. इंट्रायूटेराइन लाइफ में कितना है, 6 to 7 मिलियन. एट बर्थ पे जाकर हो गया 1 to 2 मिलियन, और प्यूबर्टी एज में जाकर कितना हो गया, 3 to 5 लाख. ठीक है, बट एंटायर लाइफ स्पैन वो फीमेल जो है वो कितना ओव्यूलेशन कर सकती है, कितना फॉलिकल वो ओव्यूलेट कर सकती है? तो 400 to 500 फॉलिकल्स. ठीक है, ओव्यूलेशन वो कितना कर सकते हैं, 400 to 500 फॉलिकल्स. ठीक है, अब देखिए हमने यहां पर देखा स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ग्राफियन फॉलिकल के बारे में. ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल. ठीक है, ये है हमारा ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि फॉलिकल्स कंप्लीट तैयार है ओव्यूलेशन के लिए. और इसका हम थोड़ा सा एनाटॉमी हम देख लेते हैं. ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर्ड फॉलिकल्स का जो आउटर लेयर होता है, आप इस इमेज पे देखिए, ये जो ब्राउन कलर का जो आप ये आउटर लेयर देख रहे हैं ना, इस लेयर का नाम है थीका सेल. क्या है ये? थीका सेल. ठीक है, व्हाट्स द नेम ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल? दैट इज थीका सेल. ठीक है, और ये थीका सेल का काम क्या होता है? थीका सेल का काम होता है एंड्रोजन प्रोड्यूस करना. और देयर आर 2 लेयर्स. ये थीका सेल का कितना लेयर होता है? 2 लेयर्स. थीका सेल का 2 लेयर्स होता है. वन इज थीका इंटरना एंड अनदर इज थीका एक्सटर्ना. ठीक है, और थीका सेल का काम क्या होता है? व्हाट्स द फंक्शन ऑफ थीका सेल? टू प्रोड्यूस एंड्रोजन. अभी हम बात कर रहे हैं फीमेल ओवरी की, और एंड्रोजन जो है ये तो मेल हार्मोन है. तो ये कैसे हो रहा है? ये LH के इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है, ये एंड्रोजन बना रही है. कौन? थीका सेल. ठीक है, तो थीका सेल एंड्रोजन बना रही है. ठीक है, और ये जो आप ग्रीन कलर की ये आप जितने देख रहे हैं ना, ये सब जो जितने आप ग्रीन कलर की देख रहे हैं, ये क्या है? ये है ग्रैनुलोसा सेल. ये क्या है? ग्रैनुलोसा सेल. सी हियर, इट इज ग्रैनुलोसा सेल. और ग्रैनुलोसा सेल का काम क्या है? ईस्ट्रोजन बनाना. और जो थीका सेल जो एंड्रोजन बना रही है, इस एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना. ठीक है, यानी कि ग्रैनुलोसा सेल का काम क्या हो गया? टू कन्वर्ट एंड्रोजन इनटू ईस्ट्रोजन. ठीक है, एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करे. किसके थ्रू एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करिए? तो वो है एरोमेटाइजेशन. ठीक है, एरोमेटाइज करके क्या करेंगे?
एरोमेटाइज एंजाइम का हेल्प लेकर क्या कर रही है, ग्रेनुलोसा सेल जो है वो एंड्रोजन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दे रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग। और जो हमारा ओवम है ना, जो oocyte है, वो oocyte का ये जो आप येलो कलर का आप ये पोर्शन जो देख रहे हैं ना, अभी हम इसको ब्लू कलर से करते हैं। ये जो येलो येलो आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये है जोना प्लियोशिडा। ठीक है, ये जोना प्लियोशिडा का काम क्या होता है, ये जोना प्लियोशिडा का काम होता है पॉलीस्पर्मिया होने से रोकना, पॉलीस्पर्मिया होने से रोकना। यानी कि अगर एक स्पर्म अगर ओवम में इंटर कर जाए तो क्या करती है जोना प्लियोशिडा, आउटर लेयर को पूरा कवर कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाहर का और स्पर्म जो ओवम को टच करेगी वो एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर 2 या 3 स्पर्म अगर एक बार एंटर कर लिया तो क्या हो जाएगा, जो बच्चा जो है, कोई भी फीमेल 3, 4, 5 जितने स्पर्म इंटर करेंगे ना उतने बच्चा वो पैदा करेगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि एक बार में एक ही बच्चा होने के लिए जोना प्लियोशिडा क्या करते हैं, जब एक स्पर्म, जैसे कि ये स्पर्म आकर पहले इंटर कर गया तो जोना प्लियोशिडा क्या करते हैं, वो आउटर लेयर को पूरा कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवम सेफ होता है, जिसमें कोई दूसरा स्पर्म इंटर नहीं कर पाती है। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग।